नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। ये है हमारा जीके 5000 सीरीज़ का पार्ट 4। मैंने आप लोगों को मॉर्निंग वाली क्लास में ही बताया था कि इसमें हम करंट अफेयर्स के 60 प्लस क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे और ये वीडियो हमारी रोज़ 12 बजे आएगी। ये थोड़ी लेट हो गई है तो इतना आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। कल से मैं टाइम टू टाइम इसे पूरा लाने की कोशिश करूँगी। ओके फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मॉर्निंग का करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर या प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, और मैंने कल 6 मिनट में 10 MCQs एक नई वीडियो शुरू करी है। सिर्फ आपको 6 मिनट देना है। ये 6 मिनट की जो वीडियो रहेगी इसमें आपके वो 10 क्वेश्चंस लेकर आती हूँ मैं, या वो एक महीने में करंट अफेयर्स में रहे हो या एक दिन में, या फिर वो जीके के इम्पॉर्टेंट है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, 6 मिनट दीजिए, आपके 10 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, आप पूरा टाइम तो पढ़ाई कर नहीं सकते मोबाइल पर, लेकिन जो शॉर्ट शॉर्ट टाइम होता है हमारा, हम वो दे सकते हैं। ओके, तो इसलिए मैंने ये सोच कर के ज़्यादा लंबा वीडियो ना होकर छोटा सा वीडियो बनाया जाए जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं PDF फाइल के साथ ही रोज़ MCQs भी करवाती हूँ, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपके ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। पृथ्वी का कौन सा ग्रह कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो कौन सा ग्रह कहलाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन? शुक्र कहलाता है। शुक्र। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है? तो संविधान संशोधन किया जाता है 368 आर्टिकल के अकॉर्डिंग। किस देश से लिया गया है? ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से लिए हमने हमारे संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कि किस प्रकार संशोधन हो। 3 तरीके से होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। एक सामान्य बहुमत के द्वारा, एक विशेष बहुमत के द्वारा और एक विशेष से विशेष बहुमत के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, तीनों याद रखिएगा। 360 में राष्ट्र वित्तीय आपातकाल दिया गया है। 360 आर्टिकल में 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग दिया गया है। और आर्टिकल 14 में क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कर कर बताएंगे। आप लोग पढ़ रहे हैं अगर, तो आप लोगों से ये आंसर ज़रूर बनेगा। मैं आप लोगों से बार बार बोलती हूँ, कमेंट सेक्शन में आंसर कर दिए। भले चाहे मेरी वीडियो 10 लोग देखें लेकिन 10 लोग कमेंट करें, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो आप एटलीस्ट देखोगे, पढ़ोगे तो चीज़ों को, पलटोगे कॉपी को, पेज को, नोट्स को। अगर कुछ कमेंट ही नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब रहेगा अपना देखने का। ओके, तो आंसर ज़रूर किया कीजिए। चलिए, भारत में अंतिम बार हॉकी ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? तो ये स्वर्ण पदक जीता गया था 1980 में। याद रखिएगा, कब जीता गया अंतिम पदक, स्वर्ण पदक कब भारतीय हॉकी टीम ने? ओलंपिक की बात हो रही है तो 1980 में जीता था हमने लास्ट, उसके बाद से भी नहीं जीता है स्वर्ण पदक। भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है? तो ये है MS स्वामीनाथन। भारत में है ये हरित क्रांति के जनक। और विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। ये मैक्सिको के वैज्ञानिक थे। नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के? मैक्सिको के वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा। रतनलाल, इन्हें हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। आप लोगों को रट चुका होगा अब तो। राजेंद्र सिंह, इन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वाटरमैन ऑफ इंडिया, जल पुरुष, है ना, भारत के जल पुरुष। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कहाँ की गई थी? लखनऊ में की गई थी। लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? देखिए, यहाँ पर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की बात हो रही है और स्वर्ण पदक की बात हो रही है। तो ये कौन थे पहली बार जीतने वाले? सुशील कुमार। कौन थे? सुशील कुमार, ये याद रखिएगा। देखिए, सुशील कुमार के जो गुरु हैं, जो कोच हैं, वो कौन है? सतपाल सिंह है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये बबीता जो फोगाट है, ये टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बनी है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। अब कब होंगे टोक्यो ओलंपिक? 2021 में होंगे,
जापान के टोक्यो में। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह? ये है मुंबई में। कहाँ है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह? मुंबई में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेरेंटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है वृद्ध अवस्था का। किसका अध्ययन किया जाता है? वृद्ध अवस्था का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि इंडियन नेशन द चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश राज? ये किसके द्वारा कहा गया था? कूपलैंड के द्वारा। आर कूपलैंड ने कहा था इंडियन नेशन द चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश राज। भारतीय संविधान के प्रथम अध्यक्ष, भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर आपसे प्रथम पूछा जा रहा है, ना स्थायी ना अस्थायी। ओके, तो जब क्वेश्चन पूछा जाए तो केयरफुली पढ़ो, ध्यान दो कि पूछा क्या जा रहा है। ये दोनों ही आपसे नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया? प्रथम सदस्य कौन थे? तो सच्चिदानंद थे। अगर पूछा जाए अस्थायी कौन थे? तो सच्चिदानंद थे। और अगर पूछा जाए स्थायी कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे, जो क्या बने थे? हमारे राष्ट्रपति बने थे प्रथम। नेक्स्ट, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद शामिल नहीं है। ये कहाँ होती है? नगर स्तर पर होती है, ना कि ग्रामीण स्तर पर। ओके, पंचायती राज्य में नहीं होती है, स्थानीय प्रशासन में होती है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव कब स्वीकृत किया गया था? तो ये कब स्वीकृत किया था? मार्च 1940 में। कब स्वीकृत किया गया? मार्च 1940 में। याद रखिएगा, इस तरीके डेट वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो हमारा दिमाग है ना एग्जाम में घूम जाता है। तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं डेट वाले, ईयर वाले, उन्हें याद करते हुए चलिए आप अभी से, ताकि आपको बाद में बर्डन ना फील हो। वह प्रथम पाकिस्तानी नागरिक जिन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो किसे? खान अब्दुल गफ्फार खान को इन्हें क्या कहा जाता है? और सीमांत गांधी, क्या कहते हैं इन्हें? सीमांत गांधी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आत्मसम्मान आंदोलन के जनक कौन थे? आत्मसम्मान आंदोलन के जनक थे रामास्वामी नायकर। कौन थे? रामास्वामी नायकर थे आत्मसम्मान के आंदोलन के जनक। विश्व डाकघर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व डाकघर दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाते हैं? तो ये याद रखिएगा 1 जुलाई को। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? यूएनओ दिवस, विश्व पोलियो दिवस और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस, नेशनल फूड सिक्योरिटी डे। ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखिएगा। 1 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? वृद्ध दिवस। और 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, राजा राममोहन राय की पुस्तक अ टेल ऑफ टू रिवोल्ट्स किसका वर्णन करती है? अ टेल ऑफ टू रिवोल्ट्स किसका वर्णन करती है? 1857 के गदर का, या 1857 की क्रांति का, अमेरिकन सिविल वॉर का, ए और बी दोनों, या महिला सुधार का? तो राइट आंसर इज 1857 की क्रांति और अमेरिकन सिविल वॉर, ये दोनों का ही वर्णन करती है अ टेल ऑफ टू रिवोल्ट्स। ये 2 रिवोल्ट्स जो आ रहा है इसी से आप पहचान सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेशनल पासपोर्ट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जून को। 24 जून को ही क्यों मनाया जाता है? 24 जून 1967 में ही देश में पहला पासपोर्ट एक्ट पारित हुआ था, इसीलिए 24 जून को क्या मनाया जाता है? नेशनल पासपोर्ट डे मनाया जाता है। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन किस स्वतंत्रता संग्राम का लोकप्रिय नारा था? मतलब किस स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है ये जुड़ा हुआ है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से। अमेरिका की स्वतंत्रता की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ये महत्वपूर्ण नारा उस समय था, कोई टैक्सेशन नहीं देंगे विदाउट रिप्रेजेंटेशन। पहले हमारा प्रतिनिधित्व हो तभी हम क्या देंगे? टैक्स देंगे। ओके, नेक्स्ट, समुद्री घोड़ा या सी हॉर्स क्या होता है? क्या है ये? एक प्रकार की मछली है ना। जैसे आप छत्तीसगढ़ राज्य को मैप में देखेंगे
तो छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो भी कुछ इस तरीके से है, और समुद्री घोड़ा भी कुछ इसी तरीके से होता है। तो आप इसको गूगल सर्च करके देखिएगा इमेज, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो ये क्या है, एक प्रकार की समुद्री घोड़ा या सी हॉर्स, ये एक प्रकार की मछली है। डिसीजंस पॉइंट्स नामक पुस्तक किसकी है, तो ये किसकी पुस्तक है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश की। किसकी है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश की पुस्तक है। अफ्रीका में कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, तो ये अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया और माली, इन सभी देशों से होकर गुजरती है। राइट आंसर इज सी। ओके, देखिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी कोशिश करती हूँ। यहाँ से शुरू होता है पश्चिमी सहारा, फिर यहाँ मॉरिटानिया, यहाँ मलावी, यहाँ अल्जीरिया, यहाँ नाइजर, ये लीबिया और ये मिस्र। तो इस तरीके से कर्क रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। आपके पास अगर मैप है तो मैप को अच्छे से देखिएगा, बाद में मैं धीरे धीरे मैप भी इंक्लूड करने लगूंगी। ओके फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से मेकांग नदी किस सागर में गिरती है, मेकांग नदी किस सागर में गिरती है भाई, तो ये दक्षिण चीन सागर में गिरती है। किस सागर में गिरती है, दक्षिण चीन सागर में गिरती है। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है बेरन ज्वालामुखी। बेरन आइलैंड में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और नारकोंडम यहाँ आपसे सक्रिय पूछा गया है, तो बेरन सक्रिय है और नारकोंडम सुसुप्त है। कैसा है, सुसुप्त। सक्रिय का मतलब क्या होता है, इसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है, और सुसुप्त का मतलब है कि इसमें लंबे समय से कोई विस्फोट नहीं हुआ है। ओके, केंद्र सरकार द्वारा कचरा मुक्त शहरों को रेटिंग प्रदान की गई। कौन कौन सी रेटिंग दी गई, 5, 3, 1, 5 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार। तो ये तीनों तरीके की ही रेटिंग दी गई है ना, 5 स्टार, 3 स्टार और 6 स्टार। तो 5 स्टार में 6 शहर हैं, और इसमें 6 शहरों, ये 6 शहर ही इंपॉर्टेंट है और इन्हें ही आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन विदेशों में फंसे भारतीयों को देश में लाने के लिए कब से प्रारंभ किया गया था, तो ये कब प्रारंभ हुआ था, डेट याद रखिएगा, 7 मई 2020 से। देखिए आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि हाँ भाई वंदे भारत मिशन चल रहा है, इतने भारतीयों को लाया गया है अमेरिका से, फ्रांस से, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन शुरू कब हुआ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो 7 मई 2020 को। आत्मनिर्भर भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ, भारत को आत्मनिर्भर बनाना, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ाना, उनके संवर्धन करना, उनसे ही मतलब बने उत्पादों को खरीदना, है ना। तो ये कब शुरू हुआ, 12 मई 2020 को। कब शुरू हुआ आत्मनिर्भर भारत अभियान, 12 मई 2020। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वोकल फॉर लोकल पहल का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा। देखो वोकल फॉर लोकल का मतलब क्या है कि जो लोकल है उसके लिए आवाज उठाइए, है ना, जो लोकल उत्पाद है उनके लिए। तो इसका जो क्रियान्वयन है, देखिए जब सरकार कोई योजना बनाती है तो एक एजेंसी को उसके क्रियान्वयन का दायित्व सौंपती है। तो ये जो सारी समितियां हैं इसमें से सिर्फ नीति आयोग को छोड़कर ये तीनों ही ज्यादातर सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन में एजेंसी बनती हैं, और यहाँ पर बनी है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लोकल फॉर वोकल के तहत क्रियान्वयन के लिए कौन सी एजेंसी करेगी क्रियान्वयन, तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग करेगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना, 5100 करोड़ रुपए का खर्च का प्रावधान, मुख्य लाभार्थी केवल महिलाएं होंगी। तो इसका जो गलत आंसर है, गलत पॉइंट जो है वो ये है, मुख्य लाभार्थी महिलाएं होंगी, इसमें सभी लाभार्थी होंगे। ठीक है, सभी का मतलब जो है कि जो इसके लिए क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि कौन लाभार्थी इसके लिए एलिजिबल होगा, वो ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है। आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, कोई भी एग्जाम आप दे और अगर इस तरीके के ऑप्शन आए तो वहाँ केवल, सिर्फ, ये जो शब्द होते हैं ये एक क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं, और केवल और सिर्फ में कोई योजना नहीं चलती है। तो आप जब भी आपको ऑड वन निकालना हो तो इन शब्दों को ध्यान दें। यहाँ देखो केवल महिलाएं लिखा है, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि ये क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
निगाह योजना का संबंध किस राज्य से है? तो निगाह योजना कौन लेकर आए थे? उत्तर प्रदेश सरकार। इसमें क्या था, निगाह योजना में ये जो बाहर के लोग होते, प्रवासी लोग हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। किन के लिए? प्रवासी मजदूरों के लिए, जो राज्य में थे, है ना। बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी सभी जगह राज्यों में प्रवासी मजदूरों को लिए, तो इनके लिए कौन सा निगाह योजना कहाँ थी? उत्तराखंड राज्य में। गोल कार्यक्रम का संबंध किस क्षेत्र से है? ये है जनजातीय नौजवानों को शिक्षा और परामर्श देना। कौन है हमारे जनजातीय मंत्री? अर्जुन मुंडा। कौन है? अर्जुन मुंडा। इस कार्यक्रम के तहत जो आदिवासी जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले युवा हैं, उनको संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना, जिससे वे शिक्षा के क्षेत्र में और एक सही गाइडेंस उन्हें प्राप्त हो सके। कौन से कार्यक्रम के द्वारा? गोल कार्यक्रम। ये ध्यान रखिएगा। देश का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये है आपके भागलपुर में। कहाँ पर है? भागलपुर में, बिहार। निम्न में से मधुबनी पेंटिंग किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो मधुबनी पेंटिंग बिहार राज्य में फेमस है, और बिहार राज्य मधुबनी पेंटिंग के लिए भी जाना जाता है। हाल ही में किस देश ने आर्म्स ट्रीटी में शामिल होने की घोषणा की है? तो किसने की है? चाइना ने। देखिए, आर्म्स ट्रीटी में शामिल होने का मतलब क्या होता है कि किस देश के पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं, कितने मिसाइलें हैं, कितने टैंक हैं, ये सारी जानकारी इस ट्रीटी के तहत, जो इस ट्रीटी का सदस्य बनता है, उसे ये सारी जानकारी देनी होती है। ओके, आर्म्स ट्रीटी को जो ज्वाइन करता है वो देश। भारत इस ट्रीटी का सदस्य है या नहीं? तो नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप। वर्ष 2022 में एशियन पैरा गेम्स का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2022 की बात हो रही, तो कहाँ होंगे? चाइना में। कहाँ होंगे? चाइना में। विश्व बैंक की परियोजना स्टार्ट्स का मतलब क्या है? स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट के तहत 500 मिलियन ऋण को मंजूरी दी गई है। किन राज्यों के लिए प्राप्त होगी? तो ये जो 500 मिलियन ऋण है वो किन राज्यों को दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र। राइट आंसर इज डी, ए और बी दोनों। ये 6 राज्यों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इन 6 राज्यों में गुणवत्ता सुधार और शिक्षा की जो उन्नति के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो बुनियादी जरूरत होते हैं उनकी पूर्ति के लिए विश्व बैंक ने इन 6 राज्यों को 500 मिलियन की मंजूरी दी है, ऋण दिया जाएगा। और योजना का नाम क्या है? स्टार्ट। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग ध्यान में रखेंगे। स्टार्ट का स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। ओके, नेक्स्ट। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? विलियम जोन्स थे। कौन थे? विलियम जोन्स। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, है ना, पहला गवर्नर की बात कर रहे हैं। और लास्ट गवर्नर कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? तो ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स ही था। और वेंटिंग के समय कौन सी प्रथा बंद हुई थी? 1829 में सती प्रथा समाप्त हुई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। नेक्स्ट पॉइंट। मालदीव में फंसे भारतीयों को भारतीय सेना द्वारा 5 मई 2020 को देश में वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? कौन लेकर आई? भारतीय नौसेना। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ये था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन समुद्र सेतु। और जो दूसरे विदेशों से लेकर आए उनके लिए कौन सा है? वंदे भारत मिशन। कौन सा है? वंदे भारत मिशन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इसमें कौन सा शामिल नहीं है, पूछा जा रहा है आपसे। ओके, देखिए यहाँ पर संसद के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं, और पांडिचेरी भी शामिल होते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं का मतलब नहीं होगा, शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। ओके, देखिए अब यहाँ पर जिन लोगों को क्लियर नहीं है उनको क्लियर कर देती हूँ। वैसे दिल्ली और पांडिचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन किन को शामिल किया जाता है? जहाँ विधानसभा होती है। तो याद रखिएगा, दिल्ली और पांडिचेरी दोनों में ही क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन दोनों में विधानसभाएं हैं। तो इसलिए दिल्ली और पांडिचेरी भी क्या करते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो ये कौन है सिलिकॉन स्टेट? कर्नाटक है। ये सिलिकॉन स्टेट पूछा जा रहा है। और सिलिकॉन वैली किससे कहा जाता है? तो ये सिटी है, कौन सी? बेंगलुरु।
देश की पहली सिटी जिसने स्वयं का अपना लोगो जारी किया है। ओके, और डिजिटल पेमेंट बैंक में भारत का टॉप शहर है, ये भी याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट कहाँ किया जाता है? बेंगलुरु में ही किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। और आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में विश्व पत्रकार दिवस कब मनाया गया? तो आप मुझे दो आंसर करेंगे, एक इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे और आर्टिकल 14 में कौन सी क्या प्रावधान है ये आप मुझे बताएंगे। हालांकि वो स्वतंत्रता से संबंधित है और आपको मुझे बताना है कि आर्टिकल 14 में कौन सी किस प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो आई होप कि आप ये दोनों क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। जितने भी स्टूडेंट देखें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं कि मेरी वीडियो 1000 स्टूडेंट देख रहे हो, अगर 10 भी देख रहे हो और अगर वो 10 रिप्लाई कर रहे हैं तो वो वैल्यूएबल है। ओके, रिप्लाई का मतलब होता है आप आंसर दीजिए, आप ही सीखेंगे। या तो गलत होगा या सही होगा। गलत होगा तो हम सही सीख जाएंगे, सही होगा तो हमें और आगे करने का मन बढ़ेगा और हम प्रोत्साहित होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और खुशखबरी आपको देना चाहती हूँ, बहुत ही जल्द स्टडी विथ नीलम चैनल का आपके लिए ऐप भी आने वाला है, जिस ऐप के माध्यम से आपको मेरी सारी वीडियो की जो प्रीवियस वीडियो हैं वो सारी इस ऐप पे मिल जाया करेंगी और जो एक्स्ट्रा मटेरियल वो भी इस ऐप पर आपके लिए उपलब्ध होगा। तो फ्रेंड्स, वेट एंड वॉच, आपके लिए सरप्राइज ही सरप्राइज है, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। और आपको एक और बात बोलना चाहती हूँ आज, कि मेरे चैनल का कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं आप लोगों को कोई कोर्स पैसे में बेचूं, सिर्फ फ्री एजुकेशन देना है। और इस फ्री एजुकेशन में मेरे साथ बहुत सारे लोग सहयोग कर रहे हैं और उनका उद्देश्य भी यही है कि हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाकर आप लोगों की हेल्प कर सकें और इसमें पैसे को, मतलब शिक्षा को एक व्यापार ना बनाया जाए। फ्री एजुकेशन हो, क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे वीडियो कम आए लेकिन क्वालिटी वाइज बेस्ट होना चाहिए। ओके, मतलब वो मटेरियल होना चाहिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। अननेसेसरी मटेरियल आपको नहीं दिया जाए ताकि आपका टाइम खराब ना हो, आप कम से कम समय में जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।